जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सबका स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उससे पहले कूलम्ब्स लॉ का और उससे पहले चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में जो जो चीज़ें यूज होंगी, जैसे सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह से रिलेटेड, तो इन बेसिक बातों पर हम लोग स्टडी करेंगे। डेट मीन्स गॉस थ्योरम का ये पहला लेक्चर है और मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी जो है इस एक्सरसाइज से अपने आप को जो है बिल्कुल सिलेबस के प्रति जो है समर्पित हो जाएं, अपने आप को लगा दें, झोंक दें, जिससे आपकी पढ़ाई जो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। गॉस थ्योरम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी और बाकी एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लगभग सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट लेवल के बोर्ड या सेंट्रल लेवल के बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सब में गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाएं। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाएं, वरना सामान्य बनकर रहने वालों ने तो हर जगह भीड़ लगाई है। तो आओ हम भीड़ से बाहर निकलते हैं और अपने आप को स्पेशल पहचान देने के लिए जो है प्रयास करते हैं और उसी के प्रयास में हम लोग जो है अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका एक टॉपिक से प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपका ये टॉपिक से बाबू मेरे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो है इसको आप सीखोगे तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन कई लोग जो कई तरीके से याद रखता है, बट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो कि एक सर्किल है बाबू मेरे और इस सर्किल की रेडियस है आर। इस सर्किल की रेडियस को आप आर कंसीडर कर लो और ये सपोज करो कि कोई पॉइंट है ये और ये है कोई पॉइंट बी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कह लो एक तरह से जो डिस्टेंस है, डेट मीन्स इस आर्क की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको हमने एस कंसीडर कर रखा है। इसको हमने एस कंसीडर कर रखा है, कुछ लोग एल भी मान लेता है। तो अब बताओ ये ए से बी तक जा रहे हैं तो हम एस डिस्टेंस या एल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ए है ये बी से जो ये आर ही रहेगा, तो ये सेंटर पे कुछ एंगल फॉर्म करती है और इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल का एक्चुअल डिफिनीशन होता है कि किसी भी सर्किल के आर्क और उसके रेडियस के रेशियो को हम लोग जो है प्लेन एंगल कहते हैं। करें कि द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। यानी किसी भी सर्किल के आर्क और उसके रेडियस के रेशियो को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, या सिंपल आप एंगल भी कह लेते हो। इसको हम लोग जनरली थीटा से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? थीटा से। और थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? आप एस बाई एल लिख दो, एस बाई आर लिख दो या एल बाई आर लिख दो। तो ये जनरल फार्मूला आप याद रखोगे कि प्लेन एंगल इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू कितना होता है? एल बाई आर लिखोगे आप। प्लेन एंगल का जो है जनरल फार्मूला लिखोगे इसका, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब देखो ये जो यूनिट होता है इसका, अगर मैं प्लेन एंगल की एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं तो एक्चुअली इसका भी यूनिट मीटर होता है और इसका भी यूनिट मीटर होता है। तो ये मीटर से मीटर कट जाता है, बट एक सप्लीमेंट्री यूनिट है और ये इसको हम लोग अलग से इसका यूनिट रेडियन मान लेते हैं। रेडियन आप याद रखोगे, रेडियन। तो रेडियन जो होता है बाबू मेरे प्लेन एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, आप याद रखोगे। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस होता है। आप याद रखोगे बाबू मेरे, ये डायमेंशनलेस होता है।
तो आप याद रखोगे प्लेन एंगल, एक्चुअली इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन है, तो डायमेंशन से डायमेंशन कट जाता है। तो प्लेन एंगल किसी भी सर्किल के आर्क और रेडियस के रेशियो को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका रेडियन होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। और फिर आप यूँ समझो, अगर इस आर्क की लंबाई जो है इसके रेडियस के इक्वल हो जाए तो फिर जो प्लेन एंगल हो जाएगा थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, अगर ये सोचो कि ये एल जो है बिल्कुल ये आर के बराबर हो जाए, एल का जो वैल्यू ये आर के बराबर होता है, आर बाई आर कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होता है 1 रेडियन हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है मेरे राजा। देखो मेरे बाबू, तो सॉलिड प्लेन एंगल का वैल्यू 1 रेडियन कब माना जाएगा? तो किसी भी सर्किल के रेडियस के बराबर आर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका वैल्यू 1 रेडियन माना जाता है। यानी अगर एल और आर बराबर हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, तो जो प्लेन एंगल का वैल्यू होगा वो 1 रेडियन माना जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से देख लो। प्लेन एंगल जो होगी वो डायमेंशन लेस होगी, यूनिट उसका रेडियन होगा। 1 रेडियन बोले तो आर्क और रेडियस बिल्कुल अगर सेम हो जाए तो 1 रेडियन हो जाएगा, बाकी आर्क और रेडियस के रेशियो को प्लेन एंगल बोल लेंगे। अब हम लोग एक टर्म देखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो होती है कर कि अ सॉलिड एंगल इज ए मेजर ऑफ अमाउंट of the field of view from some particular point that given object covered। आप डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत आसान है। कह रहा है कि कोई पार्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के किसी एरिया के थ्रू किसी पॉइंट पर जो व्यू होगा, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट के पर से अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट ले लो, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पॉइंट है और इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो है कोई व्यक्ति यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी एरिया जो है इस व्यक्ति को दिखाई दे रही है, जितनी एरिया इस व्यक्ति को दिखाई दे रही है, यानी इस एरिया के थ्रू यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बनती है, उसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। उसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। इस पॉइंट को जहाँ से हम लोग उस बॉडी को देख रहे हैं इसको एपेक्स बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को जो है सबस्टेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को सबस्टेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसके पार्टिकुलर एरिया को हम लोग देख रहे हैं। तो आप उसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज ए मेजर ऑफ हाउ लार्ज ऑब्जेक्ट appears to an observer looking from that point। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो सॉलिड एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, तो जिस पॉइंट से उस बॉडी को देख रहे हैं तो वो बॉडी कितनी बड़ी दिख रही है, यानी कितना बड़ा उसका एरिया दिख रहा है। जितना बड़ा एरिया दिख रहा है समझो सॉलिड एंगल उतना ज़्यादा अमाउंट का होगा। सॉलिड एंगल बढ़ेगा कब? अगर वो बड़ा एरिया दिखेगा तो सॉलिड एंगल बड़ा माना जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज व्यूड इज कॉल्ड एपेक्स। इसको याद रखोगे, यानी ये जो पॉइंट होती है जहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है उसको एपेक्स बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को सबस्टेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आओ हम सॉलिड एंगल को जो है थोड़ी सी बारीकी से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलो फिर से देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये एक सॉलिड बॉडी है और इस सॉलिड बॉडी का इतना एरिया आप ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया है एक पार्टिकुलर एरिया आप देखो, और इस पार्टिकुलर एरिया के थ्रू तुम यहाँ सेंटर पे आ जाओ। ये सेंटर पर जो, यानी ये सेंटर जो है, इस सेंटर पर जो ये वाली जो 3 डायमेंशनल जो एंगल होगी, इसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे, और इसको मेनली ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। मेनली इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस स्फीयर का, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, यानी इस फील्ड के थ्रू जो है इस पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रही है इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल को हम लोग यानी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है, ये जो साइडेड एरिया है आप ले सकते हैं, यानी कि एरिया अपॉन इसके रेडियस को आप यानी इसके रेडियस के स्क्वायर लेते हो, एरिया अपॉन इसके रेडियस का स्क्वायर लेते हो। और वो भी एरिया जो होती है वेक्टर फॉर्म में ली जाती है। एरिया जो होती है बाबू मेरे वेक्टर फॉर्म में ली जाती है। तत्काल एरिया आउटवर्ड है, अगर इसको हम ए मान लिए हैं तो सॉलिड एंगल ए जो होगी आपकी हो जाएगी A/r²। आप इसके अगर SI यूनिट की बात करोगे
इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा बताओ मेरे बाबू, तो इसका एसआई यूनिट एस्टेरेडियन होता है, एस्टेरेडियन। आप याद रखोगे इसको, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट एस्टेरेडियन होता है। और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है मेरे राजा। तो सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। कभी कभी ऐसी होती है बाबू कि एरिया वेक्टर जो होती है थोड़ी सी डिफर कर जाती है। जैसे मान लो कि मैं कोई ऐसा कोण लेता हूँ, आप यूँ समझो कि कोण अगर ऐसे इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाए तो ये जो सॉलिड एंगल बनेगा, ये सॉलिड एंगल कैसा होगा, तो देखो ये जो रेडियस होता है आप सीधे आउटवर्ड ले लो, बट एरिया वेक्टर जो होती है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो ये हो जाएगा, अगर मान लो इस एरिया को बाबू मैं डी ए मान कर लेता हूँ, इस एरिया को अगर डी एक छोटा सा एरिया ले लें तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगी, ये प्लेन एंगल थीटा हो गया। तो इस डी ए का इधर कंपोनेंट कितना लोगे मेरे बाबू, तो डी ए कॉस थीटा, डी ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान देंगे, डी ए कॉस थीटा। इस एरिया का रेडियस के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और ये रेडियस आर ले लो। तो सॉलिड एंगल की जो जनरल फार्मूला होती है या तो स्मॉल ओमेगा से भी इंडिकेट कर सकते हैं या कैपिटल ओमेगा से भी। तो डी ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। समझना मेरे बाबू, ये जो एरिया वेक्टर है उसका हमेशा उस कंपोनेंट को लेना है जो रेडियस के डायरेक्शन में हो, जो रेडियस के अलॉन्ग हो। तो उस रेडियस के अलॉन्ग एरिया और रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। आप फार्मूला याद रखोगे, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। सॉलिड एंगल समझना इस टॉपिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगा इस एक्सरसाइज के लिए। चलो थोड़ा सा आप यहाँ पर भी देखो, इस व्यू को बेहतरीन तरीके से देखो। मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है और इस स्फीयर का तुम देखो इतना पोर्शन हम लोगों ने काट करके बाहर किया हुआ है, बिल्कुल एक कोन के जैसा आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, है ना बाबू मेरे, एक कोन के जैसा आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा। ये जो तिरछी यानी इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर है। तो इसके थ्रू जो सेंटर पर व्यू बनती होगी, सेंटर पर जो इसका व्यू होता होगा यही सॉलिड एंगल होगा। और सॉलिड एंगल को अगर हम लोग ओमेगा से, मान लो कि डी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, तो डी ओमेगा बिल्कुल वैसे होगा डी ए कॉस थीटा। तत्काल यहाँ थीटा बिल्कुल इस एरिया में होगा, डायरेक्शन में तो 0 डिग्री हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डी ए बाई आर स्क्वायर भी चलेगा, डी ए बाई आर स्क्वायर भी चलेगा। चलो थोड़ा सा और देखो, अब कंपेयर करो। ये प्लेन एंगल है, ये है तुम्हारा रेडियस, ये है रेडियस, ये है आर्क। तो इस आर्क और रेडियस का जो रेशियो होगा इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना बाबू मेरे, तो एल बाई आर। बट अगर ये एक सॉलिड स्फीयर हो जाए तो ये जो तुम देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका देख रहे हो एक छोटा सा कोन का, और ये तुम पीछे चल जाओ, ये पीछे चल जाओ सेंटर पर, तो ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगी इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। इसको अगर डी ओमेगा ले लो तो डी ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे प्लेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए कॉस थीटा। हो सकता है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0 ले लेंगे, आप बाई कितना ये रेडियस तुम ले लो आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एरिया का वैल्यू ये बिल्कुल, अगर एरिया जो है आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, मान लो कि यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो ये हो गया डी ए बाई कितना बाबू मेरे आर स्क्वायर। अगर डी ए का वैल्यू सोचो मेरे राजा, अगर डी ए का वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये कट के 1 हो जाएगा, डेट मीन्स 1 स्टेरेडियन होगा, 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन कब होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका अमाउंट अगर आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा उसका वैल्यू 1 स्टेरेडियन होगा। 1 स्टेरेडियन क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू अगर आर स्क्वायर के बराबर होता है तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग 1 स्टेरेडियन कहेंगे। चलो थोड़ा सा और देख लो, एक बार और देख लो। कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक आता है तुम्हारा, ये देखो,
एरिया बोलो या फील्ड बोलो एक ही चीज़ है, ये फील्ड बोले तो एरिया ही है, यानी ये जो हो गया तुम्हारा पार्टिकुलर एरिया, और ये हो गया तुम्हारा रेडियस, ये हो गया तुम्हारा रेडियस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड एंगल ओमेगा, यानी ओमेगा बोले तो कितना बाबू मेरे, तो फील्ड की एरिया को तुम एफ बोल रहे हो और रेडियस के स्क्वायर कर दो, तो यही देखो स्टेरेडियन, यानी स्टेरेडियन का वैल्यू दिया एफ बाई आर स्क्वायर, स्टेरेडियन का वैल्यू बोले तो एफ बाई आर स्क्वायर। और फिर देखो अगर प्लेन एंगल की बात करें तो ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, एस ले लो या एल ले लो, ये रेडियस हो गया तुम्हारा, ये रेडियस हो गया तुम्हारा, बात को समझो, ये थीटा ले लो, तो थीटा इक्वल टू होता है कितना बाबू मेरे, एस बाई आर, डेट मीन्स एल बाई आर, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो चलो इस प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को हम लोग थोड़ा सा देखो मेरे बाबू, ध्यान देना इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मान लो इसको हम लोग एक कोन के डिजाइन में ऐसे मोड़ लेते हैं, कोन के डिजाइन में इसको हम लोग ऐसे मोड़ लेते हैं, तो सुनो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका एरिया वेक्टर सीधे आउटवर्ड लेंगे, तो ये एरिया वेक्टर जो भी होगा उसका रेडियस के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल इसका एरिया वेक्टर जो है रेडियस के लॉन्ग कर देता हूँ, तो इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसके रेडियस के स्क्वायर के रेशियो जो यहाँ 3 डायमेंशनल एंगल बोलती है वो सॉलिड एंगल हो जाएगी। और इसी को अगर तुम ऐसे चिपका दो जिसमें से लेंथ ब्रेथ तो हो बट हाइट गायब हो जाए, तो ये जो आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया, तो आर्क और रेडियस का जो रेशियो होगा इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। तो प्लेन एंगल में थिकनेस नहीं होगा, यानी तो ये आर्क हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और यदि इसी को तुम एरिया के रूप में ले लो, इसमें थिकनेस भी ला दो, तो इस एरिया और रेडियस के स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होती है और प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशनल एंगल होती है। 2 डायमेंशनल अगर होगा तो प्लेन एंगल और 3 डायमेंशनल होगा तो सॉलिड एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम एक बात को समझो, इसमें एक बहुत कॉमन टर्म आएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहेंगे, इसको हम लोग यानी क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे। एरिया वेक्टर इसको सीखना है मेरे बाबू। एरिया वेक्टर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया जो है, एरिया के वेक्टर फॉर्म में हम लोग बहुत ही रेयर केस में यूज किए होंगे अपने दैनिक जीवन में, बट आज आपको एरिया को वेक्टर फॉर्म में समझना है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटसाइड या इनसाइड ले सकते हो। तो चलो बच्चों, मान लो मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है। अब तुम समझो, यहाँ बारीकी से ध्यान दे के देखना। मान लो कि मैं ये एक एरिया, एक रेक्टेंगुलर जो है एरिया की बात करता हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया तुम ले लो और इसके लेंथ को तुम x ले लो और इसके ब्रेथ को तुम y ले लो। तो ये तो एरिया तुमको दिख रहा है कि एक्स वाई प्लेन में है, बट इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बाबू मेरे, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो अगर हम लोग ये x ले लें, x जो है ये i के डायरेक्शन में है और ये y जो है ये j के डायरेक्शन में है, y जो है j के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर j के डायरेक्शन में है। तो जो एरिया होगी इसकी जो एरिया होगी बाबू मेरे, ये एरिया जो होगी आप यूं सोच सकते हो कि ये एक्स आई करस वाई जे के फॉर्मेट में होगी, या वाई करस एक्स भी लिख सकते हो, चलेगा एरिया। अब सोचो मेरे बाबू, तुमको तो पता है ये अमाउंट जो होगी एक्स इंटू तो वाई हो जाएगी, बट आई करस जे इक्वल टू कितना होता है बाबू मेरे, याद रखो, ये ध्यान देना, ये आई ले लो, ये जे ले लो, ये के ले लो, ये आई ले लो, ये जे ले लो और ये के ले लो। तो जब आई में जे से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो के मिलता है, या जे में आई से मल्टीप्लाई करते तो माइनस के मिलता है। तो आई करस जे की बात करेंगे ना तो ये के हो जाएगा। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा बाबू मेरे, अमाउंट तो एक्स इंटू वाई के बराबर ही होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो ये आई के डायरेक्शन में उंगली को रख दो और जे के डायरेक्शन में मोड़ दो, थंब जिधर इंडिकेट करता है ये के का डायरेक्शन हो जाएगा। डेट मीन्स ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। या तो इसमें कोई भी एरिया होती है तो मान लो इसमें 2 पेज है, तुम ध्यान से देख सकते हो, एक ये पेज है
और एक ये पेज है। तो अगर तुम इस पेज की बात करोगे तो ये जे प्लस के डायरेक्शन में होगा, तो ये जे माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर इस पेज की मैं बात करूं, यानी इस प्लेट की मैं बात करूं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो तुम देखो ये जो एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमेशा इसका डायरेक्शन किधर होगा मेरे बाबू, तो इसका डायरेक्शन हमेशा जो होगा किधर होगा, टुवार्ड्स द जे, यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो चलो तुम इसको स्क्रीनशॉट लेते चलो और आगे बढ़ते चलो, थोड़ा सा एक और सीखो। ये भी हो सकता है कोई बच्चा सोचेगा यार हम तो इस कोऑर्डिनेट में रख के देख लेते हैं एरिया वेक्टर किधर होता है, तो चलो हम इसी कोऑर्डिनेट में रख लेके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर किधर होगा। तो देखो मेरे राजा, ये जो डायरेक्शन है ये तुम्हारा एक्स है, ये जो डायरेक्शन है ये तुम्हारा एक्स है, और इधर यूनिट वेक्टर तुम आई लिया करते हो, और ये जो डायरेक्शन है तुम देख सकते हो ये जेड है, और इधर यूनिट वेक्टर हम लोग के लिया करते हैं। तो अगर मैं इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करूं कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये जो पार्टिकुलर साइडेड एरिया तुम देख रहे हो, इसके अगर एरिया वेक्टर की बात किया जाए तो किधर होगा मेरे बाबू, तो तुम देखो एक्स क्रॉस जेड ले लो। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात किया जाए, ए का वैल्यू किधर, तो ये एक्स आई क्रॉस जेड के, तो ये एक्स जेड हो जाएगा। आई क्रॉस जेड की अगर बात करें तो ये आई क्रॉस के की बात करें तो ये जे हो जाएगा, आई क्रॉस के की बात करें तो जे हो जाएगा। देखो मेरे बाबू, ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। तो जब तुम आई में के से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे हो जाएगा, आई में के से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे हो जाएगा। माइनस या प्लस दोनों ले सकते हो, क्योंकि एक जो एरिया दिखा रहे हैं इसमें दो पेज होता है। अगर ऊपर वाले पेज की बात करो तो ऊपर, और नीचे वाले की बात करो तो नीचे। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो किधर होगी, तो बिल्कुल ये y के डायरेक्शन में तो होगी, कन्फर्म है, y के डायरेक्शन में तो होना कन्फर्म है। लेकिन अब y के पॉजिटिव में होगी कि निगेटिव में, तो अगर अपर वाला लोगे तो ये इधर हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी एरिया वेक्टर। या नीचे वाला सरफेस की अगर बात करोगे तो डॉट डॉट करके ये नीचे वाली भी हो जाएगी एरिया वेक्टर। दो पेज होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले का नीचे। तो एक जे के पॉजिटिव डायरेक्शन में या जे के निगेटिव डायरेक्शन में, तत्काल ही हमने निगेटिव वाला लिया है, आई क्रॉस जे लिया है। तो ऐसे सोच सकते हो कि इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, अपर पेज का अपर, लोअर पेज का लोअर डायरेक्शन में, बट वाई के ही डायरेक्शन में होगा, डेट मीन्स जे के डायरेक्शन में होगा। ये स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक और लेते हैं बाबू मेरे, सोचो कि अगर हम लोग इसको जो है, ये तो x कंसिडर कर लिए, ये y कंसिडर कर लिए और ये z कंसिडर कर लिए। सपोज करो मेरे पास कोई एरिया इधर है, मान लो बाबू मेरे हमने जो है इसकी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्क्वायर ही लो या रेक्टेंगल ही लो, तो कोई भी एरिया ले लो, शर्त है कि ये एरिया किस प्लेन में है, बस इस पे विचार करना है। तो देखो मेरे बाबू, इसमें एक y है, y बोले तो जे और एक z है, तो z बोले तो ये यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। अब तुमको इस पार्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर समझना है, इस पार्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर समझना है कि किधर होगा। तो तुम सोचो, एक्चुअली देखा जाए तो ये x इधर है, y इधर है, तो z तो ऐसे होता है, तो ये तो एरिया ऐसे होगी ना। देखो ये एरिया ऐसे और ऐसे हो जाएगी। तो बिल्कुल अगर इसके एरिया वेक्टर की बात किया जाए तो क्या होगा, तुम a इक्वल टू लिख सकते हो कितना मेरे बाबू, तो y j क्रॉस लिख सकते हो z के, y j क्रॉस लिख सकते हो z के, तो ये हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा y z, और j क्रॉस के बोले तो ये i हो जाएगा। डेट मीन्स इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, या जो सेकंड वाला पोजीशन होगा वो x के नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। बिल्कुल इस डायरेक्शन में भी तुम ले सकते हो। तो मुझे विश्वास है कि एरिया वेक्टर बहुत आसानी से तुम समझ गए होंगे। हमेशा जो है दोनों साइड के क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो एरिया वेक्टर बहुत आसान है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते चलो। एरिया वेक्टर जो है आप इसको समझ लो। चलो अब दो चार हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो बाबू मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है, और इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस है तुम्हारे पास कितना बाबू मेरे, r है। सर्कुलर प्लेट की रेडियस कितना है तुम्हारे पास, r है।
तो अब बताओ इस सर्कुलर प्लेट की एरिया किधर होगी? तो अगर इस सर्कुलर प्लेट की एरिया की बात की जाए तो ये जो एरिया होगी बिल्कुल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये होगी ए, और ए का वैल्यू कितना होगा? तो बिल्कुल आप जो जानते हो पाई आर स्क्वायर। अगर इस अपर एक्सिस को वाई एक्सिस तुम कंसिडर कर रहे हो, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी ये जे के डायरेक्शन में हो जाएगी। नीचे वाले सरफेस की बात करोगे तो ये एरिया वेक्टर का डैश जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बट इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो निगेटिव जे के डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ऐसे ले सकते हो। सपोज करो बाबू मेरे कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं एक ऐसे सर्कुलर प्लेट ले रहा हूँ और ये सोचो कि ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो फिर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू मेरे? तो बिल्कुल इसके एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी और इधर होगी। अगर इसके रेडियस को मैं ए कंसिडर कर लूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन बिल्कुल आई के डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते हो। अगर इधर वाले एरिया को लोगे तो इधर, और इधर वाले एरिया को लोगे तो इधर। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें कहीं कोई बहुत जटिल बातें नहीं है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लेना है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लेना है आपको। चलो ध्यान दो मेरे बाबू, मान लो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, एक क्यूबिकल बॉडी है, एक क्यूबिकल बॉडी है। अब आपको यहाँ एरिया वेक्टर समझना है, आपको यहाँ एरिया वेक्टर समझना है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ जो शेडेड एरिया है, आप देखो शेडेड एरिया है, देखो इसकी ईच साइड का लेंथ ए है, ईच साइड का लेंथ ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि शेडेड एरिया का एरिया वेक्टर बताइए तो आप बिल्कुल क्या बताओगे बाबू मेरे? तो एरिया वेक्टर तो बिल्कुल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये एरिया वेक्टर की अगर बात की जाए तो इसका अमाउंट ए स्क्वायर हो जाएगा। और मैं अगर इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लूँ और इसको मान लो बाबू मेरे वाई एक्सिस कंसिडर कर लूँ और इसको जेड एक्सिस कंसिडर कर लूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आई के डायरेक्शन में हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो आई के डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको A1 कंसिडर कर लो। अब सोचो मेरे राजा, अगर आपसे कोई ये कहता कि नहीं आपको ना ये वाली एरिया बताना है, आपको ये वाला एरिया बताना है, तो बिल्कुल इस वाले एरिया की अगर बात की जाती है, इसकी एरिया जो होगी ये डाउनवर्ड हो जाएगी, इसकी एरिया की अगर बात किया जाएगा तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। इसको मैं A2 कंसिडर कर लेता हूँ। अमाउंट तो A इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वाई के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जे हो जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे हो जाएगी। बिल्कुल इसी के अपोजिट अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये वाला एरिया बताइए, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी बाबू मेरे सीधे ऊपर की ओर हो जाएगी, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो उसको मैं A3 कंसिडर कर लूँ तो A3 का वैल्यू हो जाएगा आपका A इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जे के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। आप इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करना बढ़िया से, बहुत काम आने वाला है ये। चलो अगर आपसे कोई बाबू मेरे ये पूछता है कि ये जो शेडेड एरिया है, जो रेड कलर से मैं शेडेड कर रहा हूँ, आपको इसका एरिया वेक्टर बताना है, तो इसकी एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आउटसाइड। अगर मैं इसको A4 कंसिडर कर लूँ तो A4 की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर ही होगी, चूँकि लेंथ ब्रेथ ए है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आई के निगेटिव डायरेक्शन में होगी, आई के निगेटिव डायरेक्शन में होगी। वैसे ये फ्रंट वाला जेड यानी के डायरेक्शन में, और अपोजिट वाला जो है माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप एरिया वेक्टर बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप एरिया वेक्टर जो है निकालना सीख लिए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपके सामने एक टॉपिक्स आती है जो कि इस चैप्टर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल जो मीनिंग होता है बाबू, किसी एरिया से गुजरने वाली फोर्स अप्लायंस की संख्या होती है। यानी ये कोई एरिया है जो आपको रेड कलर की एक एरिया दिख रही है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है, तो किसी एरिया से जितने नंबर ऑफ फोर्स अप्लायंस पास कर जाते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स perpendicularly passing through एनी एरिया, मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान देंगे, एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जो पास करने वाली फोर्स ऑफ लाइंस की संख्या होती है मेरे बाबू, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप डेफिनेशन थोड़ा नोट कर लोगे, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर पास करने वाली फोर्स ऑफ लाइंस की जो संख्या है, नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस है, दैट मीन्स इस एरिया से टोटल कितने फोर्स ऑफ लाइंस गुजर रही हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस अगर गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात आएगी, तत्काल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना है कि किसी एरिया से कितने फोर्स ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, उसी फोर्स ऑफ लाइंस के संख्या को जो किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नेट को इंडिकेट हम लोग करते हैं बाबू, मेनली जो है फाई से इंडिकेट करते हैं, इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसका हम लोग देते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि इट इज गिवन बाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से इसका वैल्यू दिया था, इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। तो चलो बाबू मेरे, यहाँ पर हालांकि एक छोटी सी फिगर दिखाई गई है, बट मैं आपको जो इसको और अच्छे से दिखाने के लिए आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान दोगे। सुनो, कह रहा है कि मान लो बाबू मेरे कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है, और यहाँ पर कोई पार्टिकुलर कोई प्लेट हम लोग ले लेते हैं बाबू मेरे, मान लो हम लोग कोई प्लेट ले लेते हैं ऐसे, मान लो ये कोई पार्टिकुलर प्लेट है, और प्लेट की एरिया वेक्टर की जहाँ तक बात है तो तुम जानते हो कि ये हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लो बाबू मेरे इसका एरिया हो गया, और तुम यहाँ देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बाबू मेरे, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के जो अगर एंगल पता है तो इसी दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। यानी जो फाई होती है उसका वैल्यू हम लोग कैसे देते हैं, तो ई डॉट ए लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप जानते हो कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं हम लोग कॉस्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं हम लोग कॉस्ट लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है आप उसका वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए, बाबू मेरे, तो मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन
पर कूलम, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, और फिर एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर, तो आप मीटर से मीटर कैंसिल कर दो तो ये वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए, अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन की बात किया जाए बाबू मेरे, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लिख दो, यानी ये ई ए कॉस थीटा है, ई ए कॉस थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ये एफ डॉट क्यू, याद करो एफ बाई क्यू इंटू ए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, और फिर चार्ज का बोले तो आई टी या ए टी, आई टी या ए टी, चलो मैं ए टी ही लिख देता हूँ। यहाँ ए फॉर एरिया नहीं बल्कि ए फॉर जो है एम्पियर है, और यहाँ ए फॉर एरिया है। तो तुम इस बात को समझना, थोड़ा सा ध्यान देके, ये एम लिख लो, एल और एल स्क्वायर मिलकर के एल के पावर 3, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3, और ये ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा, और ए का पावर -1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो मेरे बाबू, ए के पावर -1 हो जाएगा, ए का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम याद रखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर -1, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर और डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो लिख देना इट इज ए स्केलर एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ए स्केलर एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर से सुनो, बिल्कुल आसान है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी एरिया से गुजरने वाली फोर्स ऑफ लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिया जाता है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कुल मिला के फ्लक्स का जो डेफिनेशन या फार्मूला कह लो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए। इस बेस पे तुम इसका यूनिट लिख दो, फिर इसका डायमेंशन लिख दो। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, फ्लक्स जो है वेक्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, बट फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप इसको लिख सकते हो, यानी आप जो है इसको थोड़ा सा ये लिख देना। एक चीज़ थोड़ी सी और मैं लिख देता हूँ, इन स्मॉल या स्मॉल टर्म लिख दो। तो ये डी फाई हम लोग लिख देते हैं, और डी फाई बराबर होता है ई डॉट डी। अगर एरिया जो है बहुत छोटी हो तो ये जनरल फार्मूला तुम याद रखोगे, ई डॉट डी ए लिखा जाता है, ई डॉट डी ए। बात देखिए, छोटी सी एरिया होगी तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा। अब आओ हम लोग इसको फिर से इस एनिमेशन से थोड़ा देखते हैं। देखो मेरे बाबू, ये जो एरिया है, जो फ्लक्स है, ये जो प्लेट है उसके एंगल पर भी डिपेंड करता है। अगर ये प्लेट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइंस उससे गुजर रही है, और जैसे जैसे ये फ्लक्स जो यानी कि जो प्लेट है, ये प्लेट थोड़ा सा ये सीधा हो रहा है तो देखो इसे फोर्स अप्लाइंस की संख्या जो कम हो जा रही है, घट जा रही है, यानी फ्लक्स घट जा रहा है। साथ साथ ये फोर्स अप्लाइंस की डेंसिटी अगर पास पास में है तो ज़्यादा गुजर रही है, और ये फोर्स अप्लाइंस अगर दूर हट जा रही है तो इस कंडीशन में भी फ्लक्स घट रहा है। जैसे देखो अभी दूर हट रही है तो इससे फ्लक्स घट जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अगर बढ़ेगा, ई का अमाउंट बढ़ेगा, मीन्स कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी की होगी तभी फ्लक्स बढ़ेगा। एरिया का वैल्यू अगर बढ़ा लेंगे तभी भी फ्लक्स बढ़ेगा, और उसके बीच का एंगल जो है चेंज होगा तभी भी फ्लक्स इफेक्टेड हो जाएगा। तो कुल मिला के फ्लक्स का ये जनरल इक्वेशन रहेगा। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि ये क्वेश्चन नंबर तुम 1 मान लो। इफ ई इक्वल टू दिया है 2i + 3j + 4k,
2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये जो एरिया वेक्टर दिया है बाबू मेरे, ये 4i प्लस 2j प्लस 3k दिया है। कर देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू इट, तो आपको जो है इस एरिया से गुजरने वाली फ्लक्स बतानी है। तो आपने तो अभी पढ़ा है कि फाई इक्वल टू कितना मेरे राजा, तो ई डॉट ए, तो ई का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ दिया है कितना 2i दिया है प्लस 3j दिया हुआ है प्लस 4k दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर यहाँ एरिया वेक्टर लिखोगे कितना तुम्हारा, ये 4i है प्लस 2j है प्लस 3k है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात होती है तो i डॉट i 1 होता है, बाकी सब जीरो होता है, j डॉट j 1 होता है, बाकी सब जीरो होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब जीरो होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो i डॉट i के लिए तो 2 इंटू 4 यानी ये 8 हो जाएगा। फिर प्लस j डॉट j की बात करूँ तो 3 इंटू 2 बोले तो 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 हो जाएगा, k डॉट k बोले तो 4 इंटू 3 बोले तो 12 हो जाएगा। और अभी अपने फ्लक्स का यूनिट लिखा था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख दो या वोल्ट इंटू मीटर लिख दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करो तो 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, एरिया वेक्टर इतना दिया है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। डॉट प्रोडक्ट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आप देखो बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है, ये आपके लिए है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रखोगे। एरिया वेक्टर दिया है 6i प्लस 2j माइनस 4k, और आपको फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ मैं तो ये होता है बाबू मेरे ई डॉट ए, डेट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपको। देखो यहाँ मेरे बाबू ये दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, डॉट है तो डॉट डालोगे। एरिया वेक्टर दिया 6i प्लस 2j माइनस 5k। फिर से सुन लो तुम लोग, यूनिट वेक्टर सेम अगर है तो 1 होगा डॉट प्रोडक्ट, और डिफरेंट होगा तो 0 होगा। तो i में i से 1 हो जाएगा, i में j से 0 हो जाएगा, i में k से 0 हो जाएगा, j में j से 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, k में k से 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट i वाला एक साथ गुणा कर दे रहा हूँ, j वाला एक साथ कर दे रहा हूँ, k वाला एक साथ कर दे रहा हूँ। तो चलो देखो तुम, ये 2 और ये 6 बोले तो ये 12 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा। ये माइनस 3 और ये 2 बोले तो माइनस 6 हो जाएगा, और फिर ये 8 और ये माइनस 5 बोले तो माइनस 20 हो जाएगा। और कुल मिला के यूनिट तुमने अभी सीखा था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अगर ऐसा यूनिट में है तो चलेगा। तुम इसको लिख सकते हो कि न्यूटन पर कूलम है, और ये जो है तुम्हारा मीटर स्क्वायर में एरिया, ऐसे लिख सकते हो। तो चलो मेरे राजा सॉल्व करो इसको, 26 में से 12 माइनस कर दो। तो ये 26 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 और ये 1 बोले तो निगेटिव में हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो तो कुल मिला के तुम्हारा कितना हो गया, ये सॉल्व कर लेना, ये 26 माइनस 12 तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। आसान है ना, बोलो बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, करेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया। तुमको एक साइडेड एरिया दिया हुआ है, बट इसमें ध्यान देना ये दिया हुआ है क्या, मैं खुद से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब चलो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है बाबू मेरे, तो ये 10√2 ले लो, 10√2 और
बाकी तुम इसका जो डायरेक्शन देख रहे हो ये मान लो ओ है और ये पी है, ओ से पी की ओर है, ओ से पी की ओर है। इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर एन लिखा जाता है, ये एन लिख देते हैं, 10√2 यूनिट वेक्टर एन है, 10√2 यूनिट वेक्टर एन है। अब चलो ये दिया है बाबू मेरे, ये मान लो कि ये है तुम्हारा 5 मीटर, यूनिट इसका तुम समझ लेना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। ये 5 मीटर है। ये दिया है बाबू मेरे, इसको मान लो तुम 4 मीटर है, और ये जो हाइट दिया है इसको तुम मान लो 3 मीटर है, इसको तुम 3 मीटर कंसीडर कर लो। और तुमको सैडेड एरिया से फ्लक्स बताना है। ये सैडेड एरिया है कौन बाबू मेरे, तो ये वाला सैडेड एरिया है, ये वाला सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया है आपके लिए। तो आपको इससे फ्लक्स निकालना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन देखो कि आपको फ्लक्स निकालना है सैडेड एरिया से। मान लो अपर वाला जो सरफेस है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सैडेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये 10√2 यानी कि यूनिट वेक्टर एन दिया है, इस डायरेक्शन में न्यूटन पर कूलम है। ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मान लो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। तो सबसे पहले हमको तो यूनिट वेक्टर निकालना है, सबसे पहले तो मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सीखते रहो बाबू मेरे, सीखते रहो। अगर मैं ओपी की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में ओपी की बात करूं, तो ओपी जो होगा बाबू, अगर ये 5 मीटर है तो देखो ये एक्स एक्सिस से इधर यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के होता है। तो ये अगर तुम्हारा 4 मीटर है ना, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा जे के डायरेक्शन में। और ये जो तुम्हारा अगर 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा जे के डायरेक्शन में। तो जो मेरे बाबू ओपी का जो वैल्यू होगा ये 5i + 4k + 3j हो जाएगा। ये तुम ध्यान से देखो, ये 5i प्लस हो जाएगा बाबू मेरे, ये 4k प्लस हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाओगे तो 3j। आप मीटर में है तो आप मीटर यहाँ लिख सकते हो। कुल मिला के हो गया ये, तुम देख लो ओपी। अगर मैं ओपी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ओपी के अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, मॉड ऑफ ओपी कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर निकाल दो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व करो तो 5 के स्क्वायर 25, 4 का 16 और 3 का 9, कुल मिला एक सॉल्व करोगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 बोले तो 25 × 2 लिख सकते हो, और 25 का मतलब हुआ कि ये 5√2 हो जाएगा। 5√2 हो गया ओपी का मैग्नीट्यूड। देखो ये ओपी हो गया इतना और मॉड ऑफ ओपी हो गया इतना। तो ओपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होती है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाती है। वेक्टर अभी चालू होगा 11th का। तुम लोग जिन बच्चों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी आप जरूर सीखना, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का रूल है कि उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दो। तो ढूंढो यहाँ पे ये वेक्टर कितना है बाबू मेरे, तो ये वेक्टर ढूंढो, तुम्हारे पास है 5i + 4। इसको अरेंज करके लिख देता हूँ मैं। देखो ये है तुम्हारा 5i + 3j + 4k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा, तो 5√2 है, 5√2 है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर n हो गया इतना, तो तुम बताओ देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 10√2 यूनिट वेक्टर n है, 10√2, और यूनिट वेक्टर n की बात किया जाए तो तुम इसको 10√2 रहने दो, और यूनिट वेक्टर n यहाँ उठा के यहाँ से पुट कर दो। कितना है ढूंढो, ये ढूंढो कितना है, तो 5i + 3j प्लस कितना बाबू मेरे 4k बाई कितना बोले, तो 5√2
तुम देखो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बोले तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब ढूंढो कितना बच गया है, ढूंढो इसमें कितना बच गया। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10i हो जाएगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6j हो जाएगा, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8k हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो। और एरिया वेक्टर देखो, मैं बताया था कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर सीधे ऊपर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर सीधे ऊपर की ओर होगा मेरे बाबू। और अमाउंट ढूंढो, तो ये है तुम्हारा 5 और ये 4, तो इसके अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो ये 5 × 4 बोले तो 20 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन तो ऑलरेडी जे है ही, डायरेक्शन तो ऑलरेडी जे है ही, और इसका यूनिट बोले तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो देखो एरिया वेक्टर हो गया ऊपर की ओर साइडेड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इतना। तो अब तुमको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। आप देखो देयरफॉर, यानी बोले तो सिंस फाई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, E का वैल्यू तुमने अभी कितना निकाला है, ढूंढो। E का वैल्यू कितना है, 10i + 6j + 8k, 10i + 6j + 8k, और एरिया वेक्टर बोले तो ये 20j डॉट प्रोडक्ट है। आप सीधे न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो इसमें J.J 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, तो ये 6 × 20 J.J 1 हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो तुम इसको इतना लिख दो, ये हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा साइडेड एरिया से फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, और मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, तुम इसको सॉल्व करना सीख लो, डॉट प्रोडक्ट सीख लो, यूनिट वेक्टर निकालना सीख लो इसी बहाने। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। चलो तुमको साइडेड एरिया से फ्लक्स निकालना है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी वही है, लेकिन उसी का बी नंबर क्वेश्चन है। तुमको साइडेड एरिया से फ्लक्स निकालना है। यहाँ साइडेड एरिया देखो, ये वाला एरिया साइडेड एरिया है, ठीक है। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को रखता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन में। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैल्यू देखो तुम, ये मान लो 20 √2 हो गया, यूनिट वेक्टर n रहने दो, यूनिट वेक्टर n रहने दो, तुम O ले लो, और ये n बिल्कुल इसी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसको हम लोग P मान लिए तो P मान लो। चलो मैं इसको अभी 4 मीटर मान लेता हूँ, ये जो हाइट है इसको मैं 5 मीटर मान लेता हूँ, और इसको मैं 3 मीटर मान लेता हूँ। चलो जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट वेक्टर तुम निकालना सीखोगे। जो भी बच्चे यूनिट वेक्टर निकाल देगा, साइडेड एरिया से फ्लक्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलो तो ट्राई करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ ढूंढो, OP की वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, अगर OP की बात की जाए तो कितना, देखो ये 4 मीटर है I के डायरेक्शन में, ये 3 मीटर है J के डायरेक्शन में, सॉरी K के डायरेक्शन में, और 5 मीटर है J के डायरेक्शन में। तो अगर मैं OP की बात करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4I प्लस ये देखो ये 3K है, 3K आप प्लस 5 तुम्हारा J है, इसी को अरेंज कर लो, यानी ये 4I प्लस 5J प्लस 3K। आप बताओ OP के मैग्नीट्यूड की बात करो
तो मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा 50, रूट अंडर 50 बोले तो 5√2 ही आएगा। अब चलो, तो ओपी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर एन की बात कर रहे हैं, तो एन बराबर कितना, फिर से सीखो दोबारा। ये देखो एन, तो ये ओपी बाई मॉड ऑफ ओपी, ओपी बाई मॉड ऑफ ओपी, ओपी का वैल्यू कितना यहाँ ढूंढो, ये 4i प्लस 5j प्लस 3k, ये है तुम्हारा ओपी। मॉड ऑफ ओपी बोले तो 5√2, 5√2। देखो यूनिट वेक्टर निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया ओपी के डायरेक्शन में, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ई का वैल्यू ढूंढो। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये दिया 20√2 यूनिट वेक्टर एन, यूनिट बोले तो न्यूटन पर कूलम। तुम इसका वैल्यू भरो, ये 20√2 रहने दो, एन का वैल्यू पुट करो, तो ये एन का वैल्यू ढूंढो यहाँ पे कितना, 4i प्लस 5j प्लस 3k, यानी ये है तुम्हारा 4i प्लस 5j प्लस 3k बाई कितना बच्चों 5√2, और यूनिट देखो तो न्यूटन पर कूलम का, न्यूटन पर कूलम भी है, ये √2 से √2 कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, आई 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20g, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा 12k। और यूनिट की बात करें तो ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तुम एरिया वेक्टर निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको मिल गया तो तुम एरिया वेक्टर निकालो। चलो यहाँ एरिया वेक्टर देखो, ये जो एरिया है ये 5 × 3 हो जाएगा, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू मेरे, एरिया वेक्टर बिल्कुल आउटवर्ड होगा। और वैल्यू कितना 5 × 3, देख लो 5 × 3 एरिया वेक्टर की बात करें, मैं अगर एरिया वेक्टर की अगर बात की जाए तो ये देखो 5 × 3, और डायरेक्शन आई के निगेटिव डायरेक्शन में है, डेट मीन्स ये हो जाएगा तुम्हारा 15i, आई यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगा ना। फिर चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एरिया वेक्टर मिल गया, तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स कितना, फाई कितना बाबू मेरे, तो फाई इक्वल टू होता है E.A, E.A, ई का वैल्यू ढूंढो वहाँ 16i प्लस 20j प्लस 12k की बात कर रहे हैं। और फिर ये कितना है तुम्हारा, डॉट प्रोडक्ट में लिख दो -15i, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम करोगे। ढूंढो, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो देखो एक तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो, तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना सीख लोगे, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं इसको y एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसको x एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये तुम बनाओगे प्रैक्टिस करोगे, ये z एक्सिस कंसीडर कर लिया, ठीक है, ठीक है बाबू मेरे। ये मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, A बराबर कितना √2n, और यूनिट तो वही न्यूटन पर कूलम। ये हमने ले लिया 4 मीटर, ये हमने ले लिया 3 मीटर, और ये हमने ले लिया 5 मीटर। ठीक है मेरे राजा, अब तुम इसको जो है सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर सी है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं।
चलो बिल्कुल क्वेश्चन उसी टाइप की है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, आप ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस टाइम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस कर्नर से इस कर्नर पे ली जा रही है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसका वैल्यू मैं लेता हूँ 3√2 यूनिट वेक्टर एन, और बाकी न्यूटन पर कूलम आप यूनिट समझ लो। ये है आपका पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। ये है आपका एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ये ओरिजिन है। ये जो साइड का लेंथ है ये 5 मीटर ले लो, ये 4 मीटर ले लो, और ये 3 मीटर ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर डी है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर डी का, देख लो जल्दी से। मैं तुमको फिर से यूनिट वेक्टर निकालना सिखा दूंगा। चलो मेरे बाबू देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कर्नर से इस कर्नर तक जा रही है। मान लो मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ और इस पॉइंट को एन कंसीडर कर लेता हूँ। तो एम से एन की ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करें, तो तुम सोचो। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स के पॉजिटिव में होगा, एक जो होगा तुम्हारा जेड के निगेटिव में होगा, और एक जो वाई के निगेटिव में हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तुम्हारे, अगर एम से एन की बात करें, एम से एन की बात करें तो देखो ये इसका इधर जो कंपोनेंट होगा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये 5 है तो ये 5 प्लस में होगा। इसका ये जो कंपोनेंट होगा नीचे की ओर होगा तो जे के निगेटिव डायरेक्शन में होगा, और ये लेंथ 4 है, डेट मीन्स -4j हो जाएगा। और इसी का एक कंपोनेंट इधर होगा, जे का जेड जो है यानी के का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, और ये उसके उल्टा होगा। देखो एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो ये i प्लस, ये j माइनस और ये k माइनस, ये 3 है तो -3k हो जाएगा। m से k का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो बताओ अगर मैं मॉड ऑफ m k की बात करूं, मॉड ऑफ m k की बात करूं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो रूट अंडर बिल्कुल 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी आपका 5√2 ही हो जाएगा, 5√2 ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें भी 4 5 3 यूज किया है। अब अगर यूनिट वेक्टर एन की बात किया जाए इस सिचुएशन में तो ये हो जाएगा m वेक्टर एम एन बाई मोड ऑफ एम एन बाई मोड ऑफ एम एन। चलो मेरे बाबू वेक्टर एम एन बाई मोड ऑफ एम एन, तो एम एन का वैल्यू देखो यहाँ 5i -4j -3k, 5i -4j -3k, ये 5i प्लस में है, -4j है और -3k है, 5i -4j -3k बाई आया है बाबू मेरे कितना, तो 5√2। और चलो तुमको निकालना किससे है, किससे निकालना है, तो तुमको इस एरिया से फ्लक्स निकालना है, इस एरिया से फ्लक्स निकालना है। ये जो एरिया तुम देख रहे हो इस एरिया से तुमको फ्लक्स निकालना है। चलो तो ये वाली एरिया किधर है, तो इसका लेंथ देखो ये है तुम्हारा 4, मीन्स ये 4 हो जाएगा, और ये 3 बोले तो ये 3 हो जाएगा। तो इसकी एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 4 × 3 बोले तो 12 हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन जो है आई हो जाएगी, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आओ बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलो। एरिया वेक्टर कितनी हो गई तुम्हारी 12i, यूनिट वेक्टर बोले तो इस यानी i हो जाएगा, और एरिया के इतना हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लें। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें, ये देखो 3√3 × यूनिट वेक्टर n है, 3√3 × यूनिट वेक्टर n है, तो 3√2 और यूनिट 3√2 है, 3√2 यूनिट वेक्टर n का वैल्यू भरो यहाँ पे 5i -4j -3k बाई कितना बाबू मेरे 5√2,
5√2, तो ये √2 से √2 कैंसिल कर दो, ये 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। और उधर देखो ये है 5i माइनस 4j माइनस 3k, यूनिट तो न्यूटन पर कूलम भी होगा, यूनिट तो न्यूटन पर कूलम भी होगा। अब चलो तुमको फ्लक्स निकालना है, बिल्कुल वही बात बिल्कुल फ्लक्स की बात बोले तो E डॉट ए और E का वैल्यू इतना रखोगे तुम कितना बाबू मेरे, तो 3/5 वैल्यू कितना तुम्हारा ये 5i माइनस 4j माइनस 3k इंटू बोले तो कितना, ये देखो तुम्हारा 12i है, 12i है बाबू मेरे। अब चलो तो i डॉट आई 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये 3/5 तुम रखोगे, 5 इंटू 12 कर दोगे और यूनिट बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कर दोगे। तुम देखो एक 5 से 5 कट जाएगा और बाकी 12 इंटू 3 बोले तो 36 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। और मुझे विश्वास है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे तुमसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आज हम लोग कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ये शुरू में टेढ़ा लगेगा बट है कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तत्काल आपने दो फार्मूला पढ़ा, एक तो ई फाई बराबर कितना है ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में आई जे के वाले के फॉर्मेट में, एक ई ए कॉस थीटा। विशेष हम लोग फिर से फ्लक्स को जो है आगे बढ़ाएंगे और गॉस थ्योरम पे चलेंगे। आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और लेते हैं विदा। जय हिंद।